तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं जो कि रिसेंट था हमारा प्लानिंग। तो आज है हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग कि कितने तरह की प्लानिंग्स हो सकती हैं एक मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो हम चलेंगे कंडक्ट करेंगे आज का अपना प्लानिंग और उसके बाद देखते हैं। तो हमारा प्लानिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा कि लाइक जैसे कि मान के चलिए यहाँ आपको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, एक चार्ट के थ्रू तो हम उस चीज़ को आज डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह वो चलता है। तो पहले आता है एक्टिविटी कवर्ड, ठीक है, फिर आता है पीरियड, फिर आता है अप्रोच, फिर आता है फॉर्मलिटी, फिर आता है इम्पोर्टेंस, फिर आता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और फिर फॉर्मलिटी ऑन के अंदर आता है आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल, फिर आता है कॉर्पोरेट, फिर उसके अंदर फंक्शन, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल। ठीक है, प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो अभी हम इसको देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्लान। तो एक्टिविटी कवर्ड कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर आता है डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज होल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू एक लॉन्ग टर्म में सब चीज़ सिचुएशन मेंटेन करके रखना होता है। जनरेट्स प्लान टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, यानी कि उनके जितने भी प्लान होते हैं उनको अचीव करना ही होता है। उनको प्लान जो उनके बनाए जाते हैं वो सारे के सारे उनको अचीव करना होता है विद एक पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि फ्यूचर की तरफ भी देख के उनको चलना पड़ता है। इंटीग्रेट, यानी कि हर चीज़ में इन्वॉल्व भी उनको अच्छे से होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कोई चीज़ उन्होंने सोची है या कुछ वो लोग करते हैं कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो किस तरह उस फंक्शन को रन करेंगे या फिर किस तरह उसको चलाएंगे, तो उनको पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे सपोज कि एक कोई भी आप चीज़ को करते हो तो आप उस चीज़ में कितने इन्वॉल्व होते हो। लाइक एग्जांपल, आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्रिकेट में कितने हद तक आप उसमें इन्वॉल्व होते हो। लाइक जस्ट एक फ़न के लिए खेलते हो या आपका एक कहते हैं लाइक अगर आप अच्छा खेलते हो, आप अचीवमेंट करते हो, तो वो सारी चीज़ यानी कि इन्वॉल्व कितना हो रहा है, यानी किसी चीज़ से आपको कितना लगाव है लाइक वो। ठीक है, सेकंड है फंक्शनल प्लानिंग, यानी कि अंडरटेकन फोर्स ऑफ फंक्शन विद ईच मेजर फंक्शंस, यानी कि आपको जितने भी आपके अलग अलग तरह के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उसके अंदर, वो आपको सब एक अंडरस्टेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखो, जो भी आपने बनाया है उसको प्रॉपरली आपको मेंटेन करके रखना है फंक्शन के अंदर। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट प्लानिंग। ठीक है, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग की तरफ भी आपको देख के चलना पड़ता है। सेगमेंटल, ठीक है, सेगमेंटल क्या है कि जितने भी आपके पार्ट होते हैं, जितने भी आपके लोग होते हैं एक मैनेजमेंट के अंदर, तो उन चीज़ों को भी देखते हुए हर पार्ट का डिवीज़न की करते हैं कि लाइक किस तरह कौन किस सेगमेंट में फिट बैठेगा। एक फुटबॉल खेलने वाला बंदा क्रिकेट में सेट नहीं बैठेगा, तो वो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर कि सेगमेंट में तो प्रॉपर वही चीज़ होनी चाहिए जिससे पूरी तरह लगाव होता है। जैसे कि हम अगर कहें आपको कि आप सपोज़ एक क्रिकेटर हो, हम आपसे बोलें आप वॉलीबॉल खेलो, तो शायद आपका उसमें वो प्रॉपर सेट सेगमेंट ना बैठा है, क्योंकि आप एक क्रिकेटर प्लेयर हो और आपका उसमें इंटीग्रेट जो था कॉर्पोरेट में वो पूरी तरह से 100% है, यानी कि आप इन्वॉल्व हो क्रिकेट में, आपका मन नहीं है उस चीज़ का। तो वही चीज़ है, उनको फंक्शन में सेगमेंट भी पूरी तरह से सेट होना चाहिए उस चीज़ का। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक टाइम पीरियड के थ्रू भी उन चीज़ों को करना चाहिए, पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई प्लान बनाया तो बिना ही टाइम के वो हो रहा है, हो सकता है उसको 100 साल लगे, 20 साल लगे। लाइक जैसे जस्ट आपने सोचा
कि आप कहीं घूमने जाने वाले हो, ठीक है, जस्ट आपने सोचा, बट आपका कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि मैं उस दिन जाऊंगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। अगर कोई चीज़ निकालती है, नई स्कीम लाती है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें चलती हैं, तो उनको एक टाइम पीरियड भी फिक्स होता है। जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी होती है, उसका एक टाइम होता है कि आप 9 बजे आओगे, 6 बजे चले जाओगे, ठीक है। अगर किसी कंपनी में वर्क करने का कोई ऐसा लिमिट ना हो और वो इस तरह चले कि आप कभी आओ कभी जाओ, तो उनका वो एक टाइम प्रॉपर सेट नहीं है। उसके बाद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन नेचर, यानी कि आपको अपना ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए अगर उस तरह से भी प्लान करना चाहिए कि आप कभी बीमार वगैरह पड़ते हो तो उस चीज़ को भी वो मेंटेन करके रखना चाहिए। इन्वॉल्व जनरली 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा प्लान है आप किसी कंपनी का तो उसके लिए उसको एक लॉन्ग टर्म में जाना होता है कि 3 to 5 ईयर्स का है कोई टाइम पीरियड कि हम इसको इतने टाइम में अचीवमेंट कर लेंगे। जब कोई कंपनी गाड़ी निकालती है 4 व्हीलर, तो उसको एक देखती है नज़रिए से कि अगर हम इस प्रोडक्ट को निकालें तो हमें कितना टाइम लगेगा इन मार्केट में, ठीक है। तो वही एक रखते हैं कि अभी हमने ये निकाली है, जब हम नेक्स्ट इसका अपग्रेड वर्जन निकालेंगे तो वो वही उसी हिसाब से टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है एक चीज़ को लेकर। तो इट रिलेट टू मैटर लाइक्स न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कोई गाड़ी आप कंपनी निकालने वाली है तो वो उस चीज़ को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है कोई प्रोडक्ट हो, किसी कंपनी ने कोई बिस्किट का पैकेट निकाला हो तो वो सोच रही है हम इसको और अच्छे रेसिपी के साथ इतने ईयर्स में और निकालेंगे ताकि ग्रो करे। क्योंकि लगातार कुछ चीज़ों को देखना आज की डेट में बहुत इरिटेटेड हो जाता है। चाहे वो अगर एप्पल कंपनी ही हम मान लें, एप्पल कंपनी अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगी तो शायद लोग उससे हटने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे एप्पल हर साल एक टाइम पीरियड के बाद अपना नया नया वर्जन निकालती रहती है कि आईफोन 12 निकाल दिए या फिर आईफोन 13 अब आया है जैसे निकाल दिए। अगर आईफोन इस तरह से कुछ चीज़ों का चेंजेस नहीं करेगी तो शायद लोग उसकी कंपनी से एक तरह से कटने लगेंगे या फिर उसकी एक मार्केट ग्रोथ कम हो जाएगी। जो उसका एक सिर्फ नाम है वही रह जाएगा और धीरे धीरे वो नाम भी एक डल होता चला जाएगा, फेड होता चला जाएगा, यानी कि धुंधला पड़ता चला जाएगा लोगों के बीच, जैसे कि नोकिया गायब हो गया। तो उसी तरह से प्रोडक्ट में एक्टिविटी करना हर साल में एक टाइम पीरियड के थ्रू बहुत मायने रखता है ये चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड है अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग टिपिकली covers time frames to less than 1 year in order assess their company in moving gradually towards and long term. Or second topic is the example are the skills of the employees and their attitude, the content of productions, equipments, a product quality problems are also short term concern. यानी कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना चाहते हो तो उसके लिए टिपिकली आपकी एक प्लानिंग भी फिक्स होनी चाहिए। हो सकता है आप कोई छोटे लेवल का कोई कंपनी कोई चीज़ें निकालना चाहती है, अगर कोई कंपनी कम पैसा लगा रही है किसी प्रोडक्ट को लेकर तो वो चीज़ उसको देखना होगा कि मैं इसे 1 साल में निकालूं। अगर सपोज़ हम एप्पल की बात करते हैं, एप्पल हर साल अपना नया वर्जन अपडेट करता है फ़ोन का और उसमें प्रोसेसर भी हर साल अपडेट करता है, तो वो 1 साल का एक शॉर्ट टर्म का चीज़ें लेके चलते हैं। अगर एप्पल कुछ ऐसा बूम करे कि मार्केट में कि सारी कंपनियों को वो एकदम से नीचे कर दे और एप्पल ऊपर आ जाए, तो वो होता है इसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। उसका जो पर ईयर का जो एक प्रोसेस होता है वो होता है एक नया मार्केट में मोबाइल लॉन्च करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि सब एक स्ट्रेंथ देखी जाती है हर एक एम्प्लॉय की, उनका एटीट्यूड के साथ कि किस तरह किस लेवल के हिसाब से काम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि 2 साल का काम वो सिर्फ 1 साल में कर दें, इतनी पावर होती है, तो वो अपने एम्प्लॉय कैंडिडेट को लेकर प्रोडक्शन करती है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो। तो इस तरह उनकी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से एक कंपनी चलती है तो हम उस तरह से हर चीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को वगैरह को देख के एक पूरा कंटेंट तैयार करते हैं चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अप्रोच यानी कि प्रोएक्टिव प्लानिंग क्या होती है कि डिज़ाइनिंग सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन एंटिसिपेशन ऑफ लाइकली
change in event environment to take decisions in advance. Example, emergency organization. यानी कि प्रोएक्टिव के लिए मान के चलिए कोई कंपनी नया प्रोडक्ट अपने उसमें निकालती है और उसके बाद उस कंपनी के उस प्रोडक्ट में अच्छा खासा पैसा लगा हो और सडन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और मार्केट में उस तरह की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो कंपनी फिर हर चीज़ में अप्रोच करती है कि लाइक हम अपना प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेंगे, या कुछ ऐसा उसमें दिक्कत आ जाती है नए प्रोडक्ट में, तो कंपनी सडन एक इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग के लिए बुलाती है कि शायद ये प्रोडक्ट में जो हमने रिसेंटली निकाला है उसमें कुछ एरर है और इसको फिक्स करो ताकि हमारी मार्केट ग्रोथ बढ़े। उसके बाद रिएक्टिव प्लानिंग, जब वो चीज़ हो जाती है, ठीक है, रिएक्टिव प्लानिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाई फ्यूचर एक्शन इज डेडिकेटेड एज ए रेस्पॉन्स टू वाट एवर हैज़ ऑलरेडी और इज नाउ ऑक्यूरिंग। तो रिएक्टिव प्लानिंग क्या होता है? प्रोएक्टिव जो मैंने बताया उसका अपोजिट होता है सीधा, कि जब आपका वो चीज़ ग्रोथ दोबारा से ठीक होने लगती है धीरे धीरे। कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी हैं कि आती हैं और सडन उस चीज़ में दिक्कत आ जाती है, फिर कंपनी उस चीज़ में दोबारा से ग्रोथ अच्छी कर लेती है और पकड़ भी उस चीज़ को अच्छी कर लेती है। तो उस हिसाब से ये सारा प्रोसेस चलता है प्रोएक्टिव और एक्टिव प्लान के अंदर, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ फॉर्मुलेशन, फॉर्मल प्लानिंग इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड प्लान, यानी कि एक पूरा प्रोसेस होता है, स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे उनका एक प्लानिंग का स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ सम प्रोसीडर्स टू फॉलो, यानी कि वो कुछ रूल रेगुलेशन भी फॉलो करते हैं। रिटन रिकॉर्ड इज़ फॉलो इज इन अ फॉर्मल प्लान, यानी कि वो लिखा हुआ भी हो सकता है या फिर रिकॉर्ड हुआ कोई प्लान हो सकता है जिसको लोग नॉर्मल सुनते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 5 ईयर प्लान ऑफ ए कंट्री, यानी किसी चीज़ का 5 साल का प्लान, ठीक है। लोग 5 साल का प्लान बनेगा तो लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे, फॉलो करेंगे, लिख भी सकते हैं कुछ चीज़ों को, ठीक है। इनफॉर्मल प्लानिंग में इसका अपोजिट होता है कि इट इज़ ए अनस्ट्रक्चर्ड प्लान, यानी कि इसका कोई ऐसा ढांचा नहीं होता कि लाइक जैसे आपको सोचो और हुआ नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप कहीं जाने वाले हो बट आपको ये नहीं पता आप कब जाने वाले हो, तो इट्स ए नॉट ए फॉर्मल प्लानिंग, इट्स ए इनफॉर्मल प्लानिंग। इट डज नॉट हैव एनी प्रोसेस टू फॉलो, यानी कि यहाँ कोई प्रोसेस फॉलो नहीं लगता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो कुछ भी कर लो तो कोई चीज़ लगेगा ही नहीं उस पर रूल रेगुलेशन। नो रिकॉर्ड इज़ मेंटेनेंट फॉर फ्यूचर पर्पस, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई रिकॉर्ड ना हो, यानी कि फ्रॉड वगैरह का हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब फ्रॉड होते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता बैकएंड में, तो उसी तरह जब यहाँ कोई दिक्कत आएगी तो उनका कोई बैकएंड में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा आपके इनफॉर्मलिंग प्लान के अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट स्ट्रेटेजी, इट सेट फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच इट वांट टू प्रोसीड इन फ्यूचर, यानी कि स्ट्रेटेजिक में हम ये कह सकते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए हर एक प्लान अगर लॉन्ग टर्म में जा रहा है। हर चीज़ इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, फ्यूचर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। इट इन्वॉल्व ए टाइम हॉरिजॉन ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड मोर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इट रेंज बिटवीन 3 to 5 ईयर। अगर एक अच्छी कुछ सॉलिड प्रोडक्टिविटी करनी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो उसके लिए 1 साल या उससे अबव 3 to 5 ईयर्स के लिए वो एक स्ट्रक्चर पर जाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी प्लान आर जनरली डेवलप्ड बाई टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो ये सारा का सारा टॉप मैनेजमेंट बनाता है। एक ऐसा नहीं होता कि किसी कोई कंपनी का एम्प्लॉय उस चीज़ को अप्लाई करे, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उस चीज़ का, ठीक है। तो जैसे कि ग्रो करेगा सेल में हर चीज़ में, तो वही चीज़ है एग्जांपल आपका, जब हर चीज़ अच्छी होंगी तो सब चीज़ ग्रोथ करेगी। operational plans are developed to determine to the set necessary for achieving tactical goal, यानी कि कोई भी चीज़ जब होती है तो उस हिसाब से ऑपरेशंस प्लान जो होते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ किए जाए। दे आर यूज्ड एज एन ए गाइड फॉर ए डे टू डे ऑपरेशन बाय डिपार्टमेंट मैनेजर, यानी कि जब आप किसी चीज़ को अपने प्लान को सक्सेस या अचीवमेंट की तरफ देखते हो तो हर एक बंदा जो टीम में होता है जिसका अलग अलग पार्ट एक बना होता है वो अपना परफॉर्मेंस खूब अच्छी तरह से करता है ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। दीज प्लान्स मेक कवर ए टाइम फ्रेम फॉर फ्यू मंथ, वीक और इवन ए फ्यू डे,
ये प्लान एक कवर होते हैं या फिर कवर किए जा सकते हैं एक टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि महीने भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकता है, और फिर या कुछ डे भी हो सकता है। जब जैसे सडन आपने कभी कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होता है, जब कोई बंदा हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन कर रहा होता है तो उनकी टीम सारी एक डॉक्टर के पास होती है। वो कोई उसके ऑक्सीजन लगा रहा होता है, कोई डिप लगा रहा होता है, कोई उसको सीजर दे रहा होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डॉक्टर के पास 4-5 लोग होते हैं। तो उसी तरह ऑपरेशंस में किसी कंपनी के में हर एक टीम का एक अलग अलग रोल इसी तरह होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसे कि हमारा एडवांटेज के अंदर प्लानिंग फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक प्लानिंग के अंदर एक मैनेजमेंट को फैसिलिटी भी देनी होती है जिसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि लाइक अगर आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो और आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उस चीज़ का पे कंपनी करती है। तो प्लानिंग मिनिमाइज अनसर्टेन। ठीक है, तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं कि अगर तबीयत ख़राब होती है और कुछ चीज़ें दिक्कत में आती हैं तो उनका भी बैकअप वो रख सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटीज़ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो प्लानिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मॉरल। तो एक एम्प्लॉय होता है कि हर एक चीज़ को अच्छे से रन करा सकता है, एक एम्प्लॉय होता है कि अपनी कंपनी को हाई करा सकता है, एक एम्प्लॉय होता है कि अपनी कंपनी की कोई चीज़ ही उस चीज़ को सही करा सकता है। प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग इकोनॉमीज़। प्लानिंग हेल्प्स करता है किसी भी चीज़ की इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए। सडन कोई प्लान करता है कि आज हम 20 का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कल को हम इसको 50 का भेजेंगे, यानी कि उनकी एक प्लानिंग हो गई और इकोनॉमिक भी उन चीज़ों की सेट होगी। तो प्लानिंग फैसिलिटीज़ कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं कंट्रोलिंग के अंदर भी की जाती हैं। ठीक है, और सेकंड लास्ट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एजेस। ठीक है, तो प्लानिंग प्रोवाइड जो की जाती है कॉम्पिटिटर के भी थ्रू की जाती हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लाइक मार्केट में किसी का कितना ग्रोथ है, कोई कितने कम रेट पे दे रहा है, या किसकी कितनी पॉलिसीज़ हैं, उस हिसाब से भी देख सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए। प्लानिंग इंक्योर्स इनोवेशन, यानी कि हर चीज़ का एक अपना रूप होता है कि वो किस तरह मार्केट में चीज़ें आने वाली हैं। नेक्स्ट इज़ दैट कि प्लानिंग फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग बीइंग विद द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लानिंग फैसिलिटीज़ मैनेज बाई ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई मैनेजमेंट कोई चीज़ का प्लानिंग करती है तो वो हर एक के साथ रूल रेगुलेशन के साथ इस तरह कुछ चलती है कि उनकी अलग अलग प्लानिंग भी हो सकती है। तो जैसे कि हम इन पॉइंट्स में अगर बात करते हैं, जैसे कि प्लानिंग हेल्प्स इन फोकसिंग द अटेंशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द ऑब्जेक्टिव और गोल्स और एंटरप्राइज। तो जब कोई एम्प्लॉय अपनी मैनेजमेंट के अंदर वर्क करता है और वो हर चीज़ से अटेंशन रहता है, यानी कि अपने गोल से हमेशा अटेंशन रहेगा कि नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, तो वो चीज़ एक वेरी प्रॉफिटेबल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। विदाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो गाइड, यानी कि अगर आपके पास कोई प्लानिंग है ही नहीं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। सपोज़ जैसे बचपन में घर पे फैमिली क्या सही है क्या गलत बताती है बचपन से, अगर आपको उस चीज़ का ही पता ना हो तो पता नहीं आप किस तरह के आपके माइंड में क्रिएट हो चीज़ें, हो सकता है कि आप चोर बन जाएं। तो उसी तरह से जब आप किसी कंपनी के पास कोई बंदा कोई भी चीज़ गाइड करने वाला नहीं होगा तो हो सकता है वो चीज़ें ख़राब हो जाएं, या उसकी इमेज कंपनी की एक दूसरे के लिए या फिर एक आने वाले टाइम के लिए इतनी ख़राब हो जाए कि शायद कंपनी किसी चीज़ में ग्रो ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये सारा होता है। देयरफॉर प्लानिंग ब्रिंग्स ऑर्डर एंड रेशनलिटी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक हर चीज़ में ये भी देखा जाता है कि किस तरह कोई चीज़ का ऑर्डर वो ले सकते हैं, या फिर ऑर्डर के थ्रू भी काम कर सकते हैं, या ऐसा है कि कोई अपनी मनमर्जी भी कर सकता है। तो इट्स ए वेरी हार्मफुल फॉर एनी मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड इज़ दैट कि प्लानिंग मिनिमाइज अनसर्टेन्स। बिजनेस इज़ फुल ऑफ अनसर्टेन। ठीक है, देयर आर रिस्क ऑफ वेरिएशन टाइप्स ऑफ ड्यू टू अनसर्टेन, यानी कि हर चीज़ आपकी एक पाइपलाइन में या फिर सीधे नहीं चलेंगी, तो रिस्की तो हैं वो काफ़ी। ठीक है, प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, लाइक ऐसा। प्लानिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग अनसर्टेन ऑफ फ्यूचर, इट इज़ इन्वॉल्व एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ इवेंट्स, यानी कि ऐसा भी होता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में
काम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी एम्प्लॉयज़ का माइंड भी अपसेट होता है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का माइंड एकदम फ्रेश रखने के लिए छोटे छोटे इवेंट्स क्रिएट करती है, ताकि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे से वर्क परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, प्लानिंग के थ्रू छोटे छोटे पार्ट होते हैं मिनिमाइज लाइक, ठीक है, तो उनमें उनका एकदम कूल फ्रेशनेस होती है। कोई जैसे कि आपको ही हम 10-12 घंटे कंटिन्यू काम पर बिठा दें, तो हो सकता है कि आप एक टाइम पीरियड के बाद टायर्ड हो जाओ। जब एक वर्क प्रेशर रहता है एक कंपनी के अंदर, तो एक टॉप मैनेजमेंट ये भी देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं तो वो चीज़ें फ्रस्ट्रेट ना हो, यानी कि उनका एकदम से लाइफ रूटीन और फन वो एकदम से कैप्चर कर लें और उस चीज़ को हाइड कर दें। तो वो चीज़ वो भी देखते हैं कि अगर कोई प्लानिंग हमने लॉन्ग टर्म के लिए करी है, अगर इससे हमें प्रॉफिट आने वाला है, तो एक एम्प्लॉयज़ का माइंड किस तरह फ्रेश किया जाता है कि लाइक कंपनी में छोटे छोटे पार्टीज़ वगैरह रख दिए जाते हैं। तो उस तरह से वो चीज़ों को मेज़र करते हैं कि कौन एम्प्लॉय कितना डीप जा सकता है स्ट्रेंथ को लेकर, कि कितना फ्रेश हो सकता है। तो जब ये चीज़ें सारी हो जाती हैं, तब एक नेक्स्ट मॉर्निंग में सब एम्प्लॉयज़ एक अलग पावर एटीट्यूड के साथ वर्क करते हैं। जैसे कि सपोज़ 1 ईयर में अगर आपकी फैमिली आपको कहीं टूर पे ले जाए, तो जब आप आते हैं तो आप में एक अलग वाइब्स रहती है कि हाँ, हम फैमिली के साथ गए थे। तो वही चीज़ सेम प्रोसेस कंपनी करती है उस चीज़ को अपने एक एम्प्लॉयज़ के साथ। तो प्लानिंग फैसिलिटीज़ कोऑर्डिनेट, प्लानिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्लानिंग हो सकता है कि चलिए पहले एक लॉन्ग टर्म का गोल है, तो हम पहले यहाँ तक इस चीज़ को अचीव कर लेते हैं, फिर एक पार्टी रखते हैं। जैसे कि आप कॉलेज में होते हो या स्कूल में होते हो, आप अपने घर पर बाइक वगैरह कुछ स्कूटी वगैरह मांगते हो, तो आपके फैमिली वाले सडन कभी कभी बोल देते हैं कि पहले आप 12th कर लो तब आपको आईफोन मिलेगा, आप ये कर लो फिर आपको मिलेगा। यानी कि आपकी फैमिली ने आपके लिए गोल सेट कर दिया कि आपको ये करना है तभी आपको मिलेगा। तो वही कभी कभी कंपनी स्ट्रेटेजी अपनाती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जब एक लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ जाते हैं कि आप इतना गोल अचीव करिए, हम फिर ये ऑर्गेनाइज करेंगे अपने उनके लिए एम्प्लॉयज़ के लिए। इट्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम वर्क परफॉर्मेंस एंड एम्स एंड रिक्रूट। तो ये भी वही बात बता रहा है सिंपल, कि जिस हिसाब से छोटी छोटी पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं किसी गोल सेट को लेकर, तो तब एम्प्लॉयज़ एक अलग की परफॉर्मेंस देते हैं किसी चीज़ को लेकर। उसके बाद प्लानिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोरल। ठीक है, प्लानिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर और ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब वो चीज़ें पार्टीज़ वगैरह होती हैं, तो एक कंपनी के अंदर अलग ही वाइब्स आती हैं, अलग ही एक एटमॉस्फेयर बन जाता है लोगों के बीच काम करने का, और वो काफ़ी अच्छे प्लानिंग क्रिएट्स ए हेल्थी एटीट्यूड। जैसे मैं लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, प्लानिंग क्रिएट्स ए हेल्थी एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एनवायरनमेंट विच हेल्प इन बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल एंड एफिशिएंसी। यानी कि इस तरह की छोटी मोटी पार्टियाँ एक एम्प्लॉय के लिए बूस्ट पावर का काम करती हैं, ताकि वो एक फ़्लो बहुत अच्छे से पकड़े, एकदम माइंड फ्रेश हो और चीज़ों को बहुत स्मूथली करे। तो ये भी एक सारा प्रोसेस हो सकता है हर चीज़ का। नेक्स्ट इज प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग इकोनॉमीज़। जब ये सारा प्रोसेस एक कंपनी के अंदर हो जाता है पार्टीज़ वगैरह का, तो एक इकोनॉमी एक सारे एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर अचीविंग की तरफ जाती है। जब सपोज़ अगर आपका माइंड किसी चीज़ से ख़राब है और आप किसी कोई वर्क कर रहे हो, तो हो सकता है वो एक 10 मिनट का काम आप 1 घंटे में करो। तो वही चीज़ एक कंपनी के अंदर होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ सेट एक लॉन्ग टर्म पर काम करता है किसी को लेकर, तो हो सकता है कंपनी भी वो चीज़ उसके प्रेशर डाले कि नहीं आप ये काम करिए, क्योंकि हमारा एक सेट गोल है कि हम 1 साल में ये पूरा मार्केट में उतारने वाले हैं। तो जहाँ एक डेडलाइन गोल का अचीवमेंट का वो चीज़ आ गई 1 साल का, तो वहाँ पर कंपनी तो प्रेशर करेगी, जहाँ कंपनी के हर चीज़ में पैसे लगे होते हैं। तो जब प्रेशर होगा तो एम्प्लॉय का दिमाग भी ख़राब होता है कि आप टाइम पे अपना काम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को वहाँ तक कैसे एक अचीवमेंट कर पाएंगे। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयज़ छोड़ के ना जाएं कंपनी, या उनका माइंड कूल करने के लिए वो चीज़ें देखी जाती हैं, जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन करी जाती है, जो इनकी एक इकोनॉमी है वो प्रॉपर सेट रहे। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़ कर चले जाएँ, जो नया एम्प्लॉय आए वो थोड़ा हाई पे स्केल ले सैलरी में। तो ये सारी चीज़ें पूरा
देखी जाती हैं एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक टॉप मैनेजमेंट जो करती है। उसके बाद प्लानिंग फैसिलिटी कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग फैसिलिटीज एक्सेंस ऑफ द क्रिट एंड प्लान्ड गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। फिर उनके हिसाब से जब प्लानिंग फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि जब प्लानिंग की फैसिलिटीज़, सपोज जैसे मैंने एक अभी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का सीन बताया था, तो उसी लिए जब प्लानिंग होती है कंट्रोलिंग के साथ, तो उसमें क्या होता है कि सपोज आपने इतना टारगेट फिक्स कर लिया अपना, तो हम शायद आपको ये देंगे। तो इस तरह से सब चीज़ चलता है। तो लास्ट टॉपिक जैसे इसका है कि इन फैक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर दे टू साइडेड फॉर ए सेम कॉइन, इट प्लानिंग इज रूट, कंट्रोलिंग इज द फ्रूट। यानी कि जब एक कंपनी एक टीम से बोलती है कि जो भी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, हम उसको इस तरह का एक प्राइज़ या फिर गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे, तो उससे भी लोग एक टाइम पीरियड से पहले भी काम ख़त्म करने की चीज़ें कोशिश करते हैं कि शायद हम आपकी रैंक बढ़ा देंगे कंपनी के अंदर, कि आपकी पोजीशन ये है तो ये हो जाएगी, सैलरी ये है तो ये हो जाएगी, ठीक है, और इसके साथ हम आपको कैब देंगे घर से आने जाने के लिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती है एक प्लानिंग के अंदर। उसके बाद प्लानिंग प्रोवाइड्स कम्पिटिटिव एजेस। तो हर चीज़ देखी जाती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स कम्पिटिटिव एज टू देयर enterprise over the other which do not have effective planning. This is work method, quantity designing, extension of work, redefining for goal etc. जब एक चीज़ होती है कि प्रोवाइड्स जब करती है कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि फाइनल जब आउटपुट्स चीज़ें निकलने लगती हैं, तो उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है जब हर चीज़ें होती हैं, जब ये सब बहुत स्मूथली चल रहा होता है। क्वांटिटी, डिज़ाइन, सब चीज़ पे एक प्रॉपर एक सेट देखा जाता है कि किस तरह से ये चीज़ें मार्केट में ग्रो कर सकती हैं, ठीक। उसके बाद प्लानिंग इंस्करेज इनोवेशंस। इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैनेज हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ सजेस्टिंग वे एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। यानी कि प्लानिंग के अंदर ऐसा नहीं है कोई अपनी मनमर्जी से भी काम करता हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई सजेस्ट करे ये चीज़ कि शायद आप इसको ऐसा करो तो और बेटर होगा। तो ये सारे सजेशंस भी एक टीम के अंदर पूरी प्रॉपर सेट में होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ग्रो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए प्लानिंग इज़ बेसिकली ए डिज़ाइन मेकिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो जितना भी होता है ऐसा नहीं आप मनमर्जी से भी काम कर सकते हैं, तो एक दूसरे का रेफरेंस लेके भी और आइडियाज़ लेके भी आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं क्रिएटिव तरीके से। तो ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की कॉस्टली प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स टू मच एक्सपेंस। यानी कि अगर आप कोई कॉस्टली प्रोसेस कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ को लेके, तो वो हमेशा इतना हेल्पफुल हो कि आगे जाके ग्रोथ करे मार्केट में, और ना कि वो एकदम से नीचा जाए। यानी कि अगर आपकी कोई क्वांटिटी अच्छी लगी हो पैसे में, और तो वो हमेशा इतना रहे कि मार्केट में जब इतना पैसा आपने लगाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, तो मार्केट में उसकी सेल ना हो। तो ये भी चीज़ एक कॉस्टली प्रोसेस भी देखना चाहिए कि अगर हमें लॉस होता है तो इतना नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइम काउंसलिंग के कितने टाइम के लिए वो चीज़ रहनी है, या फिर कितने टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम में हमें ग्रो करानी है। फॉल्स सेंस एंड सिक्योरिटी, उसके साथ उस चीज़ की हर चीज़ की सिक्योरिटी भी रहनी चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि लोग उसको लेके दिक्कत में आए या फिर वो अनसिक्योर फील करें उस प्रोडक्ट को लेकर। उसके बाद रैपिड चेंजेस, आपको प्रॉपरली चेंजेस करने होते हैं, अपडेट करना होता है। जैसे एक फ़ोन का डाटा या फिर फ़ोन अपडेट होता है, उसी तरह से आपको हर चीज़ को अपडेट करता रहना चाहिए, ताकि एक इंक्रीजमेंट और एक पूरा नेटवर्क आपका अच्छे से फैले हर प्रोडक्टिविटी को लेके, टेक्नोलॉजी में लेके। तो ये सब चीज़ें चेंजिंग आपको प्रॉपर करते रहने चाहिए। उसके बाद प्रीमियम ऑन प्रेजेंट, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी की जो पैकेजिंग होती है आपको हर चीज़ में वो एक अच्छे से होनी चाहिए। यानी कि प्रीमियम इतना लगना चाहिए कि बंदा देखते ही उस चीज़ को समझे कि हाँ ये तो देखते ही कॉस्टली है। और उस चीज़ में जैसे स्टारबक्स है, उसकी पैकेजिंग ही इस हिसाब से शायद कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अपनी पीपीटी में मिल जाएंगे काफ़ी इजीली। तो पहला है व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एंड सेकंड इज़ व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एंड थर्ड इज़ व्हाट इज़ 2 पॉइंट्स ऑफ डिग्री ऑफ फॉर्मुलेशंस, ठीक है। तो ये आपको इजीली आपके पीपीटी में मिल जाएंगे, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।